आप ये बताइए, भारत में आकर आपको कैसा लग रहा है? जी, भारत हम सबकी माँ है। भारत आके हमेशा अच्छा ही लगता है और आज यहाँ आके रोना भी आ रहा है क्योंकि हम सारे उजड़े हुए लोग हैं। जिस मिट्टी ने हमें जन्म दिया, जिस मिट्टी में हम पैदा हुए, उस मिट्टी से हमें खदेड़ दिया गया। जो स्वर्ग जैसी धरती है उसको हमारे लिए नर्क बना दिया कि हम छोड़कर दरबदर हैं। हमारा हक यह है कि हम अपनी ज़मीन पर वापस जाएं और हम इज़्ज़त से रहें। हम बलोच हैं, हम बलोच होकर जिएं। अगर हम हिंदू हैं, हम हिंदू होकर जिएं। हम किसी को ये हक नहीं देते कि वो आए और आकर हमें बताएं कि कैसे जीना है। इससे भी ये हैरत की बात है कि बेटियां ही क्यों कबूल करती हैं, क्यों हमारी जवान बेटियों को ही कन्वर्ट किया जाता है, क्यों लड़के नहीं कन्वर्ट होते, क्यों बूढ़े नहीं कन्वर्ट होते, क्यों बूढ़ी महिलाएं क्यों नहीं कन्वर्ट होती। ये हमारी बच्चियों को उठाकर ले जाने का बहाना है। नमस्कार, मैं हूं राजेश भसीन और आप देख रहे हैं संवाद नेशन। इस वक्त मैं खड़ा हूं मजनू का टीला में, जहां पाकिस्तान से आए हुए हमारे विस्थापित हिंदुओं का कैंप है और आज यहां पर एक ऐसी शख्सियत आई हुई है, उनका नाम है नाइला हैदर। आज वो अपने लोगों के बीच अपने लोगों का सुख दुख बांटने के लिए और उनका हालचाल जानने के लिए आए हुए हैं, क्योंकि जो पाकिस्तान के विस्थापित हिंदू है उनका भी वही दुख है और जो हमारी बहन नाइला बलूची जी हमारे बीच में है उनका भी वही दुख है। सबसे पहले तो मैं अपनी बहन का अपने देश भारतवर्ष में हार्दिक स्वागत करूंगा। आप ये बताइए, भारत में आकर आपको कैसा लग रहा है? जी, भारत हम सबकी माँ है। भारत आके हमेशा अच्छा ही लगता है और आज यहाँ आके रोना भी आ रहा है क्योंकि हम सारे उजड़े हुए लोग हैं। जिस मिट्टी ने हमें जन्म दिया, जिस मिट्टी में हम पैदा हुए, उस मिट्टी से हमें खदेड़ दिया गया। हम इसलिए नहीं जी सकते कि हम बलोच हैं, आप इसलिए नहीं जी सकते कि आप हिंदू हैं। ठेका किसने लिया हुआ है हमारी धरती पे कब्जा करने का? दुख होता है बहुत। अपने बेटियों को, अपने बच्चों को एक खुशी ये होती है कम से कम सुरक्षित हैं, यहाँ पर कोई आके उठा के नहीं ले जाएगा, ज़ोर ज़बरदस्ती से मुसलमान नहीं करेगा। लेकिन ये तो मसले का हल नहीं है कि अपनी मिट्टी से दूर होके रहें। क्यों अपने घर में जीने का हक नहीं है, अधिकार नहीं है? क्यों अपने घर में इज़्ज़त से जीने का अधिकार नहीं है? किसी को ये हक किसने दिया है कि आओ और किसी को उठा कर ले जाओ और उसका धर्म बदल दो? ये किसी का हक नहीं है। ये अन्याय है, ये जुल्म है जो सिंधु देश के हिंदुओं के साथ हो रहा है और हम उस पे बहुत दुखी भी हैं। हमने अक़वाम मुत्तहिदा में, यूनाइटेड नेशंस में हमने इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है और इसको रोकने की ज़रूरत है। इस मसले का हल ये नहीं है कि सिंधु देश के हिंदू अपनी ज़मीन छोड़कर भारत आ जाएं। सिंधु देश भी भारत माँ का ही हिस्सा है जिस पर कब्जा है। मैं एक प्रश्न लेना चाहूंगा, आप बार बार सिंधु देश कह रही हैं, आप पाकिस्तान क्यों नहीं कह रही हैं? पाकिस्तान क्या है? मुझे तो पाकिस्तान समझ नहीं आती। पाकिस्तान गोरे ने आके एक बनाकर रख दिया तो हम क्या उसे मान लें? हम तो नहीं मानते। ये सिंध आपका देश सिंध है, जहाँ से ये हमारे बच्चे आए हैं, हमारी बहनें, हमारे बेटे आए हैं। ये सिंधु देश के बच्चे हैं। ये सिंधु देश इनकी धरती है, इनकी ज़मीन है, ये उसके बच्चे हैं। इनको वहाँ रहने का हक है, हिंदू होकर रहने का हक है। और जो बलूचिस्तान है वो बलूचों की सरजमीन है, वहाँ बलूचों को जीने से, इज़्ज़त से रहने का हक है। पाकिस्तान का क्या है हम पर? पाकिस्तान को चाहिए कि वो सिंधु देश से, बलूचिस्तान से निकल जाए, हम अपनी धरती में जाकर इज़्ज़त से वापस जिए। मैं आपसे एक प्रश्न लेना चाहूंगा, ये बलूचिस्तान की परिस्थितियों का जिम्मेदार कौन है? और जो बलूच भाई बहनों पर पाकिस्तान में, जिसे आप सिंध प्रांत कहती हैं, सिंधु देश कहती हैं, वहाँ इनकी परेशानियों के लिए जिम्मेदार कौन है? पाकिस्तान जिम्मेदार है। पाकिस्तान की रियासत जिम्मेदार है, पाकिस्तान की फ़ौज जिम्मेदार है। पाकिस्तान ये बाकायदा एक
पाकिस्तानी रियासत का प्लान है कि ज़मीन से, जिस ज़मीन पर ये रहते हैं उस ज़मीन से इनको खदेड़ा जाए, उस ज़मीन पे कब्ज़ा किया जाए, इनकी बेटियां उठाकर ले जाई जाए। ये जो जुल्म है, ये पाकिस्तान की जो हुकूमत है, जो पाकिस्तान की रियासत है, जो पाकिस्तान की फ़ौजी और सिविल इस्टेब्लिशमेंट है, ये वो ज़िम्मेदार है इस जुल्म की, जो सिंध के हिंदुओं पर हो रहा है, जो बलूचिस्तान के बलूचों पर हो रहा है। इसकी ज़िम्मेदार वो एक ही रियासत है। हमारा दुश्मन वो एक ही है जिसने हम पर अन्याय किया है। हमारे जो स्वर्ग जैसी धरती है उसको हमारे लिए नर्क बना दिया कि हम छोड़कर दरबदर हैं। हमारा हक यह है कि हम अपनी ज़मीन पर वापस जाएं और हम इज़्ज़त से रहें। हम बलोच हैं, हम बलोच होकर जिएँ। अगर हम हिंदू हैं, हम हिंदू होकर जिएँ। हम किसी को ये हक नहीं देते कि वो आएँ और आकर हमें बताएं कि कैसे जीना है। अपना जैसा जीना चाहते हैं अपने घर में जिएँ। हमारे घर उजाड़ने का हक किसी को नहीं है। तो इस दुख के साथ आ जाएं। प्यार भी मुझे बहुत आ रहा है इनको देख के, लेकिन मुझे रोना भी आ रहा है। बहुत दुख है। शायद इनका दर्द और आपका दर्द एक ही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मानवाधिकार आयोग वाले, जो पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग वाले क्या कर रहे हैं जब वहां पर बलूच बच्चियों को उठा लिया जाता है, सिख बच्चियों का धर्म परिवर्तन करवाया जाता है, हिंदू बच्चों का भी, नाबालिग हिंदू बच्चों का धर्म परिवर्तन करवाते हैं और फिर कहते हैं कि उन्होंने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल करा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या एक 12-13 वर्ष की बच्ची इतनी समझदार होती है कि वो अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल कर ले? इससे भी ये हैरत की बात है कि बेटियां ही क्यों कबूल करती हैं? क्यों हमारी जवान बेटियों को ही कन्वर्ट किया जाता है? क्यों लड़के नहीं कन्वर्ट होते? क्यों बूढ़े नहीं कन्वर्ट होते? क्यों बूढ़ी महिलाएं क्यों नहीं कन्वर्ट होती? ये हमारी बच्चियों को उठाकर ले जाने का बहाना है और हम इसके खिलाफ हर लेवल के ऊपर, हर सतह के ऊपर हम इसके खिलाफ जंग लड़ते हैं। हम इसको नहीं मानते। हमारी बच्चियों को उठाकर ले जाएं ज़बरदस्ती, फिर उसके बाद वो गायब रहें, उन पर टॉर्चर किया जाए, उन्हें धमकियां दी जाएं। 6 महीने के बाद उनको लाकर झूठे उनकी एज के सर्टिफिकेट पेश किए जाते हैं, फिर उनको ला के कोर्ट में पेश करते हैं। वो बच्ची बेचारी डरी हुई है कि अगर तूने कुछ किया तेरे भाइयों को मार देंगे, तेरी माँ बाप को मार देंगे। वो बच्ची क्या बोले? यानी इस तरह से प्रताड़ित किया जाता है, धमकी दी जाती है, थ्रेट दिया जाता है। सिर्फ थ्रेट नहीं दिया जाता, मार पीटी की जाती है, रेप किए जाते हैं। उसके बाद उन बच्चियों के साथ क्या होता है, उन्हें पूछने वाला कौन है? वो कहाँ ले जाते हैं, उन्हें कहाँ बेच देते हैं उन्हें? ये इतना भयानक एक जुल्म हो रहा है सिंधु देश की हिंदू बच्चियों के साथ और बलोचों की बेटियों के साथ कि हमारे घरों से, गाँव से बच्चियाँ उठाकर ले जाते हैं, नहीं पता वो कहाँ है। लेकिन शायद अगर आपको जानकारी ना हो, वैसे मेरे से बहुत ज़्यादा जानकारी आपकी है क्योंकि आप उस देश में रहने वाली हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, एक आंकड़े बताते हैं कि वहाँ पर खाली हिंदू बच्चियाँ, क्रिश्चियन बच्चियाँ, सिख बच्चियाँ या बलूच बच्चियाँ नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के जो मूल निवासी हैं, आज जिस तरह से वहाँ पर चाइना आ गया और चाइनीज़ वहाँ पर जो वर्कर आते हैं, टेक्नीशियन आते हैं, वो पाकिस्तानी बच्चों के साथ वहां पर निकाह करते हैं, इस्लाम कबूल करते हैं और अपने देश चाइना ले जाते हैं और कई हजारों बच्चियां लापता हो चुकी हैं, तब भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट कुछ नहीं करती। रवि रंजन जी, इस बारे में आप कहेंगे? देखिए, पाकिस्तानी गवर्नमेंट तो वो एक आर्टिफिशियल स्टेट है। वो पैदा ही इसलिए हुई थी, उसने गुलामी करनी है, या अमेरिका की या चाइना की या किसी की। तो जो गुलाम है वो क्या कर सकता है? वो खुद बुला के लाए हैं। और इससे आगे भी मैं बता दूं, ना केवल वहाँ के जो अपने को ठेकेदार बताते हैं सुन्नी मुसलमान और जो एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा हैं, जो फ़ौज के हैं, उनकी बेटियां भी फ़ौज के कैंपों में से उठाई जा रही हैं। वो कुछ नहीं कर पा रहे और हाँ, वो अपना गुस्सा इन पे निकालते हैं। जैसे इतिहास में जब जब पाकिस्तान की फ़ौज कहीं पिटी, वो जाके सिविलियंस के ऊपर अपना गुस्सा निकालती है। अपने को एक मर्दानगी, अपने एक मर्द फिल्म, अपने को एक ऐसी फिल्म पेश करते हैं कि जैसे वो बहुत बड़े वॉरियर्स हैं। जब हर जगह से पिटते हैं तो सिविलियंस पे जाके, चाहे वो मुट्ठी भर तालिबान हो उनसे पिट के आते हैं या भारतीय सेना हो उससे पिटते हैं, मगर वो जाके करते हैं। तो ये एक उसका हिस्सा है और उन्होंने इसको एक्सेप्ट कर लिया कि जब हम उनकी गुलामी कर ही रहे हैं तो हमारी बेटियाँ भी ले जाएँ। ये जिसे हम पंजाबिस्तान कहते हैं, पंजूकिस्तान कहते हैं, ये उसका हिस्सा है। उसने तो गुलामी करनी है, चाहे वो चीन की करे चाहे किसी और की करे। वो पैदा ही गुलामी करने के लिए है और जब तक रहेगा
जितनी भी उसकी शेल्फ लाइफ है वो गुलामी ही करेगा। तो ये कोई अजीब बात नहीं है। आपने देखा होगा इस वक्त पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पटरी से उतरी हुई, और मैंने एक विजन डॉक्यूमेंट्री देखी थी, आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। आज पाकिस्तान के लोग कुत्ते और गधे खाने को भी मजबूर हैं। इसके लिए जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? मौजूदा सरकार को, शहबाज शरीफ को, इमरान खान को, या इससे पहले की जो सरकारें थी उनको? देखिए, पाकिस्तान का जो स्ट्रक्चर है, पाकिस्तान की जो रियासत है, इस सिर्फ फौज है पाकिस्तान में और कुछ नहीं है। फौज है, मतलब जितने राजनीतिज्ञ फौज की कठपुतली हैं, सब फौज है, और उसके बाद उसके पपेट्स हैं, उसकी कठपुतलियां हैं, उसके मास्क हैं, उसके एजेंट हैं, उसके नौकर हैं, और कुछ नहीं है। जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है पाकिस्तान की फौज कर रही है। और जो पाकिस्तान की जनता है वो जिम्मेदार इसलिए है कि वो हर बात पे सर झुका लेते हैं। और अब तक हिंदू की बेटी उठाई जाए, हिंदू मारा जाए, सिख मारा जाए, ईसाई मारा जाए, क्रिश्चियन, बलोच मारा जाए। कहते हैं पाकिस्तान की जनता सर झुका लेती है। पाकिस्तान की जनता कट्टरपंथी में सर झुकाती है या डर के मारे? जब हम लुटते हैं, जब हमारे घर जलते हैं, जब हमारी बेटियां उठाई जाती हैं, तो पाकिस्तानी आराम से अपने घरों में सोते हैं। आज डेरा बुगटी में, बलूचिस्तान में आग लगी हुई है, फौज घर घर से आग लगा रही है, बच्चे उठा रही है, बेटियां उठा रही है। पाकिस्तानियों को कोई परवाह नहीं है। जिस दिन गैस बंद हो जाती है, जिस दिन गैस का पाइपलाइन बलोच उड़ा देते हैं, उस दिन वो लोग सड़कों पे निकल आते हैं, गैस बंद हो गई। लानत हो ऐसे लोगों के ऊपर जो अपने पेट, अपनी जो खुदगर्जियाँ हैं, अपनी जो सेल्फिशनेस है, उससे आगे कुछ नहीं सोचते। ऐसे पाकिस्तानियों पर हमें तो रहम भी नहीं आता कि वो कुत्ते खाएं या कुत्ते उन्हें खाएं। वो तो इस लायक भी नहीं है कि हम उन पे दया करें। वो इस लायक भी नहीं है कि कोई उनकी मदद करे, क्योंकि वो सिर्फ ये देखते हैं कि उनका पेट भरा रहे। चाहे बलूचिस्तान लुटे, चाहे सिंधु देश लुटे, चाहे पश्तूनों को आग लगे, जो कुछ हो, बस इनका पेट भरा रहे पंजाब का। तो जब इन पे पड़ेगी तो किसी और को भी दया नहीं आएगी इनके ऊपर, जो अपने लिए नहीं सोचते। और वो इनकी पाकिस्तान की फ़ौज जो कल तक हमें उजाड़ती थी, आज खुद अपने घरों में वही कुछ कर रहे हैं। अब इन्हें पता चल रहा है, अब इन्हें जब बाहर से कहीं से भीख भी नहीं मिलेगी, लूट मार के भी दरवाजे बंद होंगे, तब इन्हें समझ में आएगी कि पाकिस्तान का मतलब क्या है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जैसे कि अब आप भारत में आए हैं, कुछ उम्मीदें लेकर आए होंगे आप भारत में, और आज भारत की मौजूदा सरकार और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आपकी क्या आकांक्षा और अपेक्षाएं हैं? देखें, भारत के हक में जो है, जो भारत के लिए अच्छा है वो करो। हमें ये समझ में आता है कि बलूचिस्तान के लिए, बलूचिस्तान की आज़ादी की जो क्रांति है, जो आंदोलन है, उसके साथ जुड़ना भारत के लिए अच्छा है। और फिर हम ये कहते हैं कि जो सिंधु देश के हिंदू भारत में आए हैं, बहुत अच्छा है कि आपने उन्हें जगह दी। कम से कम बच्चियां कोई उठा नहीं सकता, कोई ज़बरदस्ती कन्वर्ट नहीं कर सकता, पर इनकी जो हालत है, अगर पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, पाकिस्तान इंसानियत का दुश्मन है, अगर वहाँ ज़िंदगी ख़राब थी, अगर वहाँ दुख थे, उनसे क्या गिला? वो तो जानवर हैं। पर हिंदुस्तान में आके कौन सी ज़िंदगी मिल गई? यहाँ जिस ज़िंदगी को ये जी रहे हैं, क्या ये भारत, इसको वो अपनी माता कहें भारत को? जो सिंधु देश से यहाँ आए हैं हमारे भाई बहनें, हमारी विनती है भारत की सरकार से कि इनकी जो ज़िंदगी है उसको बेहतर करें, इनको वो सारी फैसिलिटीज़ दे जो एक अच्छी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हैं। जिस हालत में ये जी रहे हैं वो हमें दुखी किया, देखकर हमें दुख हुआ। हमें खुशी नहीं हुई, दुख हुई, मिल के खुशी हुई, पर जिस हालत में ये हैं वो हालत के ये हकदार नहीं हैं। इनको एक अच्छी ज़िंदगी मिलनी चाहिए। कम से कम भारत तो इन्हें अच्छी ज़िंदगी दे। अगर पाकिस्तान को इनसे कोई हमदर्दी नहीं है, भारत तो अपना मुल्क है, भारत तो इनका मुल्क है। ये यहाँ पर महाजिर तो नहीं है, ये वहाँ भी महाजिर नहीं थे। भारत को, सिंधु देश भी भारत का हिस्सा था। अगर इसको काटा गया, इसको तोड़ा गया, इसमें इन लोगों का क्या दोष है? ये वहाँ भी दुखी रहे, ये यहाँ भी दुखी रहे, क्यों?
आइला कादरी जी ने एक बहुत बड़ी बात कह दी है। जो पाकिस्तान से हमारे प्रताड़ित विस्थापित हिंदू भाई आए हुए हैं, ये वहाँ भी पीड़ित थे, प्रताड़ित थे, और यहाँ भी आज तक इनको नागरिकता नहीं मिली है। कुछ सुविधाएं इनके लिए है, लेकिन कम से कम इनकी बहन बेटियां बच्चियां तो सुरक्षित हैं। लेकिन एक कड़वा अनुभव भी है। रवि रंजन जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, बहन हमारी कह रही है बलूचिस्तान की अलग देश की मांग कर रही है, लेकिन आज से पहले 1971 में भी यही बांग्लादेश, जो आज बांग्लादेश है, पूर्वी पाकिस्तान था, वहाँ से मांग उठी थी और भारत ने अपनी सेना भेजकर वहां पर आजादी दिलाई। लेकिन आज जो देखने पे आ रहा है कि आज वहां पर उग्रवाद सर उठा रहा है, कट्टरपंथी फिर से वहां हावी हो रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आज भारत सरकार इनकी सहायता करे और वही दोबारा कोई दूसरा बांग्लादेश बन जाए। जितने हमारे पास ज्ञान है, जितनी हमारे को इन्फॉर्मेशन मिलती है, उस हिसाब से ऐसा सोचना बिल्कुल ठीक है कि कल ऐसा ना हो जाए, मगर शायद हमारा ज्ञान अधूरा है। इसमें दो तीन चीज़ें हैं। पाकिस्तान से जो बांग्लादेश अलग हुआ, उसके कई कारण थे। वो बांग्लादेश को लिबरेट कराना नहीं था, कई कारण थे उसमें, पॉलिटिकल रीजंस थे और भी रीजंस थे जो सब नहीं बताए जा सकते। दूसरी चीज़ें, अगर आप इतिहास देखें तो बांग्लादेश जिसे आज कहते हैं बंगाल है, वहाँ पे हिंदू मुस्लिम कत्लेआम राइट्स ये वहाँ का एक हिस्सा था पाकिस्तान के बनने से पहले, अंग्रेज़ों के टाइम में और उससे भी पहले। तो ये वहाँ का एक कल्चर हो चुका था। ये कल्चर लगभग सारे भारत में था, मगर बलूचिस्तान भारत नहीं है। ये एक इंडिपेंडेंट कंट्री ही नहीं, एक अलग सिविलाइजेशन है। मेहरगढ़ सिविलाइजेशन शायद इस खित्ते की सबसे पुरानी 25,000 साल पुरानी सिविलाइजेशन है। इसमें चलिए पिछले 15,000 साल को छोड़ दीजिए, 10,000 साल को छोड़ दीजिए, इस्लाम के आने के बाद से शुरू कर लें, और 70-75 साल पहले पाकिस्तान बनने तक। आप मुझे ये बताइए कि बलूचिस्तान में कितने मंदिर जलाए गए? आज भी हिंगलाज माता का मंदिर वहीं पर है। हाँ, तो हम दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ का एक कल्चर का हिस्सा था। दूसरी चीज़ है कि बांग्लादेश अलग होने के बाद तुम वहाँ हम यहाँ दोनों खुश, मगर इनके वहाँ से बॉर्डर मिलते हैं, और बांग्लादेश अलग होने से पाकिस्तान को कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो फिर भी सरवाइव कर गया। अगर सिंधु देश और बलूचिस्तान आज़ाद हो जाते हैं तो ऊपर जो पाकिस्तान बच जाता है वो पंजाब की 4-6 ज़िले बच जाते हैं जो लैंडलॉक्ड हैं, और वो इनके ऊपर डिपेंडेंट होंगे। और आपके प्रश्न से पहले एक और प्रश्न जो आता है कि जी हज़ारों लाखों की तादाद में बांग्लादेशी हर साल आ जाते हैं, तो हमारे ऊपर तो बोझ बढ़ा ही बढ़ा। ये एक बिल्कुल थोड़ा सा एक फ़र्क और जानना पड़ेगा। डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर वहाँ पे इतनी ज़्यादा है कि उनको तो वहाँ से भागना ही पड़ेगा, इतनी आबादी है। इनकी डेंसिटी इतनी कम है, कल को बलूचिस्तान आज़ाद होता है तो ये तो बाहर से लोग बुलाएंगे, और क्योंकि ये एक बड़ी मिनरल रिच स्टेट है, एक सी लाइन है पाकिस्तान की। अगर बलूचिस्तान अलग हो जाता है तो उनकी सी लाइन यानी लाइफ लाइन यानी ब्लड लाइन ख़त्म होती है। तो ये हम दोनों सिचुएशंस को मिला नहीं सकते। बाकी होने को क्या होगा क्या नहीं होगा, कल छत ये गिरेगी, परसों क्या होगा, वो कुछ नहीं कह सकते। आज जो हम एनालिसिस कर सकते हैं उस हिसाब से ये डर बिल्कुल बेबुनियाद है। चलिए, आपने बात कही। और मैं जी ऐड कर दूं कि बहुत बातें ये होती हैं। बलूचिस्तान में जब हिंदुस्तान में दंगे हो रहे थे, हिंदू मुस्लिम एक दूसरे को काट रहे थे, बलूचिस्तान में कोई दंगा नहीं हुआ, तब भी नहीं हुआ, ना आइंदा होगा। जो बलोच हिंदू है, जो बलोच सिख है, जो बलोच मुसलमान है, वो बलोच है। हम एक दूसरे को प्यार करते हैं, हम एक दूसरे का साथ देते हैं, और हम किसी तीसरे को इजाज़त नहीं देते कि वो आकर धर्म के नाम पर हमारे किसी भाई को काटे या हमारी बच्ची को उठाए। हमारे जो मंदिर हैं, जो हमारे गुरुद्वारे हैं, वो ना कभी जले, ना कभी टूटे, ना हमने किसी को इजाज़त दी। तो जो बलोच का कल्चर है, जो बलोच की सभ्यता है, उसमें और बांग्लादेश और हिंदुस्तान में जो होता है वो दो अलग चीज़ें हैं। हम हिंदुस्तानी नहीं हैं, ना हमारे यहाँ दंगे का कोई रिवाज है आज तक, तो हमें उनसे कंपेयर आप नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि बांग्लादेश में ठीक है दंगे हो रहे हैं, बांग्लादेश के लोग यहाँ आ रहे हैं, पर एक चीज़ तो आप मुझे ये बताइए, बांग्लादेश तो हिंदुस्तान है,
बांग्लादेश तो आज बांग्लादेश बना, वो भी तो भारत माता का हिस्सा है। अगर भारत माता के लोग हिंदुस्तान जाएं या बलूचिस्तान भी भारत का हिस्सा था। कभी भी नहीं था, कभी नहीं था। हिंदुस्तान जो बरतानिया आया तब भी बलूचिस्तान के साथ बरतानिया के कॉन्ट्रैक्ट्स थे, मगर बरतानिया का भी बलूचिस्तान पर कब्जा नहीं था। जब अंग्रेज़ यहाँ पर हुकूमत करता था तब भी बलूचिस्तान एक आज़ाद मुल्क था। ये एक गलतफहमी होती है कि शायद हम भी, चूँकि हम आज पाकिस्तान का हिस्सा हैं तो शायद कल हम हिंदुस्तान, ऐसा नहीं था। बलूचिस्तान आज़ाद मुल्क था, पाकिस्तान ने हम पर हमला करके कब्ज़ा किया और जो इंटरनेशनल हमारे बॉर्डर्स थे उसको वायलेट किया। अब देखें, बांग्लादेश बनने का जितना फ़ायदा भारत को हुआ है किसी को नहीं हुआ। इसको भी तो देखिए, चले बंगाली आ रहे हैं, आके यहाँ काम ही करते हैं ना, भारत के बच्चे हैं, भारत में आ रहे हैं। क्राइम में भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। आप ये मत कहिए यहाँ काम करते हैं। आज जितने अब क्राइम होते हैं, सबसे ज़्यादा क्राइम बांग्लादेशी और रोहिंग्या के द्वारा होते हैं। मैं आपकी बात को काट के आपका आंसर दे रहा हूँ। क्राइम के बारे में मैं तो नहीं कह सकती, आप बेहतर जानते हैं। लेकिन बांग्लादेश बनने से जो भारत के वेस्ट में और भारत के ईस्ट में दोनों तरफ पाकिस्तान था, बांग्लादेश बनने के बाद भारत का जो ईस्ट है वो तो सुरक्षित हो गया ना। आज वहाँ तो सीपैक नहीं। भारत ने अपने वेस्ट में जो आग जल रही है वो तो अभी तक जल रही नहीं, बुझा पाया, लेकिन ईस्ट की आग तो बुझा दी। जहाँ यूनाइटेड नेशंस में वोट पड़ता है, जहाँ भारत के साथ खड़े होने की बात होती है, आज तक कभी बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ? वो हमेशा भारत के साथ खड़ा होता है। आज G20 में आपने देखा, नरेंद्र मोदी जी ने हसीना वाजिद को बुलाया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश को बुलाया, पाकिस्तान को बुलाया नहीं बुलाया। तो आप ये चीज़ें भी देखिए कि भारत ने अपने लिए एक बाजू पैदा किया है और ये जो मसाइल हैं, इन मसाइल को हल किया जा सकता है, इस पे बात की जा सकती है और इस पे दुखी होने के बजाय इस मसले को हल किया जाए। चलिए, बस एक अंतिम प्रश्न लूँगा आपसे। आपने बहुत से दुनिया के देश देखे होंगे, घूमे होंगे, सबसे दुनिया का सुंदर और अच्छा देश आपको कौन सा लगा? बलूचिस्तान। मतलब भारत? भारत तो ऐसा है कि हमारी माँ है भारत। भारत एक मुल्क ही नहीं है, भारत एक तहजीब है। हम जो अखंड भारत की बात करते हैं। आपने बलूचिस्तान कहा, लेकिन मैं वार्ता को यही बंद करते कहूँगा कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बेशक आपके लिए भी हिंदुस्तान और हमारे लिए भी हिंदुस्तान हमारी माँ है और ख़ूबसूरत है। और जो यहाँ प्यार है इस धरती में, वो आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलता। जो स्वाद है यहाँ इस मिट्टी में जो उगता है, उसका स्वाद आपको कहीं नहीं मिलता। तो आपका कहना बिल्कुल ठीक है। और हम जो अखंड भारत की बात करते हैं, तो अखंड भारत एक मुल्क नहीं है। ये जो यहाँ के सारे मुल्क हैं आसपास के, ये सब मिलके अखंड भारत बनाते हैं। एक यूनियन, जैसे यूरोपियन यूनियन है, तो अगर इसको भारत कहते हैं तो हाँ, भारत सबसे। चलिए, आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा। रवि रंजन जी, आपसे बातें करके भी बहुत अच्छा लगा और हमें आशा है जिन आकांक्षाओं के साथ, जिन अपेक्षाओं के साथ हमारी बहन भारत आई हैं, इनकी अपेक्षाएं पूर्ण हो और आज ये विस्थापित हिंदुओं के समर्थन के लिए आई हैं, इनका प्यार पाने के लिए आई हैं, इनका दुख दर्द बांटने के लिए आई हैं। बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं राजेश भसीन, संवाद नेशन के साथ, मजनू का टीला, विस्थापित हिंदुओं कैंप से। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।